मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 486 प्रेमी की गुफा। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C486 प्रेमी की गुफा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 486 प्रेमी की गुफा। जेस और जेम्स लिडिया और टीम के बाकी सदस्यों के साथ मिनास मार्ग के मुख्य निकास द्वार तक पहुंचे। उनका रास्ता उन्हें बड़े पुल और गेट हाउस से होते हुए आगे ले गया, जहां उन्होंने खुद को कहीं बीच में पाया। ये द्वार डेल्टा के नीचे पहाड़ों में कहीं खुलता था, जो सड़कों और राजमार्गों से दूर था, जो मूल रूप से जिले की ओर जाते थे। क्या ये वही है? जेस ने दिलचस्पी से पूछा और एक खूबसूरत महिला की ओर इशारा किया जो अपनी उपस्थिति के बारे में निश्चित नहीं लग रही थी। हल्के भूरे रंग की लकड़ी के रंग की त्वचा और हरे रंग के चमकीले बालों के साथ वह चट्टान और बर्फ के इस परिदृश्य में अलग दिख रही थी। हालांकि वह इधर-उधर देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है, लेकिन उसका चेहरा कोमल था और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत मुस्कुरा रही है। कवच और लबादे से सुसज्जित खिलाड़ियों के विपरीत उसने ठंड से बचने के लिए मोटा कोट पहना था। मुझे लगता है ये वही होगी। जेम्स ने भी थोड़ा उत्सुक होकर उसे उत्तर दिया। मायावी ड्रॉइड करीना, उन्हें यहाँ से नेस्कॉर्न शहर तक ले जाया जाएगा। अपने मिलनसार व्यक्तित्व और टॉवर में उनसे मिलने की दुर्लभता के लिए जानी जाने वाली कई सदस्यों को मिनास मार्ग के इस मुश्किल सदस्य में दिलचस्पी थी। जेस और जेम्स ने फील्ड टीम के सदस्य बनने के बाद से उसे केवल एक या दो बार दूर से देखा था। उन्हें कभी भी उसके साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला और उन्होंने केवल उसके प्यारे व्यक्तित्व के बारे में सुना था। चलो उससे बात करते हैं, जेस ने सुझाव दिया, लेकिन कोई उनसे भी तेज था। करीना, इधर आओ। लिडिया, उनकी टीम लीडर, ने उसे पुकारा। अपने चेहरे पर आश्चर्य और राहत के भाव के साथ ड्रॉइड लिडिया के पास आया और उससे बातचीत करने लगा। हालांकि वे अभी तक रवाना नहीं हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम्हें क्या लगता है हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जेम्स ने जेस से पूछा। कभी-कभी जेम्स सिस्टम की विशेषताओं पर अफसोस जताते थे। उनका अभियान वास्तव में वह नहीं था जिसे वह अभियान कहते। राशन और उपकरणों की कोई गाड़ियां या गार्डों की कोई बड़ी टीम नहीं थी। ये सब इन्वेंट्री की वजह से था। वे बस अपने साथ जो कुछ भी जरूरी था ले जा सकते थे। हालांकि इससे उन्हें एक शानदार यात्रा का मजा खोना पड़ा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उन्हें सबसे नहीं जूझना पड़ा। इस तरह वे अपने घोड़ों पर एक छोटी सी टीम के साथ यात्रा कर सकते थे, जिससे उन्हें अपने शुरुआती सवाल का जवाब मिल गया। वे किसका इंतजार कर रहे थे? क्षमा करें, देर से आने के लिए क्षमा करें, एक आवाज ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। वे किसी चीज का नहीं, बल्कि किसी का इंतजार कर रहे थे। टावर मास्टर अचानक उनके पीछे गेट से बाहर निकल गया और देर से आने का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। टावर मास्टर इस यात्रा में उनके साथ जाने वाला था। जेस और जेम्स ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। टावर मास्टर, ये वास्तव में टावर मास्टर है। आउटगोर टीम के सदस्य जो साथ आ रहे थे बुदबुदाए। हालांकि टावर मास्टर कभी-कभार कैफेटेरिया में दिखाई दे जाता था, लेकिन आम सदस्य आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मैं लिडिया हूं, टीम की लीडर और आपके अभियान की लीडर। सेठ, टावर मास्टर हमारे साथ होंगे। वह हमारे रास्ते में आने वाली कालकोठरी को साफ करने का ध्यान रखेंगे, इसलिए आभारी रहें कि वह आपके हाथों से कुछ काम ले रहे हैं। लिडिया ने समझाया। रास्ते में कई कालकोठरियां थीं जिन्हें चिमेरा ने खोजा था। शिविर स्थलों को जानबूझकर कालकोठरियों के करीब बनाया गया था। मूल रूप से उन्हें बताया गया था कि उन्हें कालकोठरियों को साफ करने का काम तब तक संभालना होगा जब तक कि शाखाएं विकसित नहीं हो जाती। ये सुनकर कि टावर मास्टर इस काम को अपने हाथ में ले लेंगे, उन सभी ने राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि अब वे कालकोठरी से लड़ने के बजाय यात्रा से आराम कर सकते थे। मुझे खुशी है कि आप आ रहे हैं, करीना ने दयालु मुस्कान के साथ टावर मास्टर का अभिवादन किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह थोड़ी राहत महसूस कर रही है? जेस ने जेम्स से फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि वह मुस्कुराते हुए लिडिया से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात कर रही थी। करीना सेठ के पास होने से बहुत अधिक आराम महसूस कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जेम्स ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, एक तीसरे व्यक्ति ने उनकी गपशप में दखल दिया। तुम्हें कैसे पता? जेस ने टीम के सबसे नए सदस्य से पूछा। एक महिला जो एक तरह की डाकू वर्ग की थी जिसे टावर मास्टर अपने साथ कोरोना से लाया था। मैं फेनिस बुरी तरह शर्मा गया। ओह ठीक है, क्या तुम मीना और टावर मास्टर के साथ उस रात गायब नहीं हो गए थे? मत बताओ, क्या तुमने? जेस ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कुछ नहीं हुआ। उसने स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जेस ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने डाकू को कंधे से पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया जैसे कि वे कुछ योजना बना रहे हों। आओ बताओ, औरतों के बीच में कैसा लगा? अच्छा, मीना भयानक है और टावर मास्टर है। क्या किसी ने उन्हें टोका? जब वे फुसफुसा रहे थे, सेठ उनके पीछे आ गया था। फेनिस उछल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर, कुछ नहीं। ओह, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तो क्यों ना तुम आज रात मेरे तंबू में आओ और हम देखें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या नहीं। टावर मास्टर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, टावर मास्टर बड़ा और मजबूत है। उसने शर्म से खुद को सुधारा। ये सही लगता है, मैं तुम पर नजर रखूंगा। उसने उसे चेतावनी दी और लिडिया के साथ अपनी बातचीत में वापस आ गया। टावर मास्टर के जाने के बाद जेम्स ने टिप्पणी की, लगता है कि आपने बहुत आनंद लिया। बस चुप रहो, ठीक है, फेनिस ने टमाटर की तरह लाल होकर कहा। तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। उन्होंने लिडिया की पुकार सुनी। उन्होंने अपनी बातचीत रोकी और अपने घोड़ों को बुलाया। जेस और जेम्स दोनों ने एक तरह के रोएदार राक्षस घोड़े को बुलाया जिसे अल्पेका कहा जाता है। डेल्टा के कुछ प्रशिक्षकों ने उन्हें पालना शुरू कर दिया था क्योंकि वे जिलों के आसपास के कठोर पहाड़ी जलवायु में यात्रा के लिए बहुत उपयुक्त थे। दंपति ने इन्हें स्थानीय प्रशिक्षक से छूट पर खरीदा था क्योंकि वे मिनास मार्ग के सदस्य थे। टूर्नामेंट के बाद के संकट के दौरान लोगों ने उनकी मदद को नहीं बुलाया था। वे अपनी खरीद पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन जब फेनिस ने अपने घोड़े को बुलाया तो वे दोनों हैरान रह गए। यह एक विशालकाय भालू था जो एक पहाड़ी जितना बड़ा था, जिसकी पीठ पर काय और लाइकन लगे हुए थे। ये लगभग एक छोटे चलते हुए पहाड़ जैसा लग रहा था। लिडिया और सेठ के पीछे भागने से पहले उसने दोनों को संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा, जिन्होंने क्रमशः अल्पेका और पफल्स पर नेतृत्व किया था। दूर से भी वे विशाल सेंटीपीड की पीठ पर एक हरे रंग का याल देख सकते थे। करीना टावर मास्टर के साथ सवारी कर रही थी। वे शर्मिंदा थे कि वे जाने का संकेत चूक गए थे और उन्होंने अपने घोड़ों को अभियान दल की भीड़ के साथ चलने के लिए कहा। बर्फीले पर्वत श्रृंखला से गुजरते हुए उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। हालांकि उनके साथ काफी लोग थे और वे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी यात्रा के पहले चरण में कुछ मामूली घटनाएं ही हुई। उनका रास्ता एक पुराने राजमार्ग से होकर गुजरा जिसका इस्तेमाल डेल्टा के निर्माण के समय किया जाता था। बाद में इसे छोड़ दिया गया और टूटने के लिए छोड़ दिया गया। हाल ही तक पूरी पर्वत श्रृंखला राक्षसों से भरी हुई थी, लेकिन चिमेरा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उन्हें केवल राक्षसों और व्यक्तिगत जानवरों की छोटी आबादी मिली जो पिछले हफ्तों में इस क्षेत्र में दिखाई देने वाले यादृच्छिक पोर्टलों से आए थे। उनका पहला पड़ाव कई घंटे दूर एक कालकोठरी थी। ये परित्यक्त राजमार्ग से दूर एक ऐसी जगह थी जहां कभी एक प्राकृतिक गुफा थी। सुंदर प्रेमी की गुफा इसे पुराने और जंग लगे संकेतों के कारण कहा जाता था जो पेड़ों और झाड़ियों के बीच खड़े थे, जहां कभी एक पगडंडी रही होगी। जबकि टावर मास्टर ने इस कथित महान पर्यटक स्थल के संकेतों का पालन किया, जेम्स और बाकी टीम करीना के साथ टूटी हुई सड़क पर रुके रहे। उनका काम शिविर स्थापित करना और ड्रॉइड की रक्षा करना था, जबकि वह पेड़ या कुछ और उगाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह कर रही थी। किसी को भी यकीन नहीं था कि यह कैसे काम करता है। जेस ने देखा कि करीना डामर की एक बड़ी स्लेट पर पैर क्रॉस करके बैठी हुई थी। उसने वहां चुपचाप मंत्रोच्चार और ध्यान करना शुरू कर दिया और कई घंटों बाद भी वह ऐसा ही कर रही थी। जब शिविर स्थापित करने और भोजन पकाने का समय समाप्त हो गया था, सूरज ढल चुका था और लोगों को संदेह होने लगा था कि क्या उसने जो किया उसका कोई असर भी हुआ है। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि जब तक टावर मास्टर कालकोठरी से बाहर निकलेगा तब तक वह अपना काम पूरा कर लेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 487 गोलेम शूरवीर। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C487 गोलेम नाइट्स पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 487 गोलेम शूरवीर। सुंदर प्रेमी गुफा, किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए अवश्य घूमने लायक स्थान। ट्विन रॉक्स का घर। सेठ को कुछ जंग लगे हुए चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह उगी हुई झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। इससे उसे वह समय याद आ गया जब लोग अभी भी उठ के आसपास फैले हुए थे, जब जिले अभी बन रहे थे और लोग अभी भी यात्रा कर रहे थे। बेशक यह उनके जन्म से बहुत पहले की बात है और उन्हें ये बात सिर्फ पुरानी फिल्मों या उस समय की फिल्मों और खेलों से ही पता थी। उनके समय में लोग सिर्फ उन्नत राजमार्गों और सुरंगों का इस्तेमाल करके जिलों के बीच यात्रा करते थे जो किसी भी बाधा को सीधे काट देती थी। यही कारण था कि उनके अधिकांश आधुनिक राजमार्ग और रेल संपर्क विशालकाय कोठरियों में बदल गए थे। अतीत के इन अवशेषों को अपनी आंखों से देखकर वह लगभग अलग-थलग महसूस करने लगा, मानो वह किसी दूसरे समय में चला गया हो। अगर उसे अपना रास्ता खोजने के लिए संकेतों की एक पगडंडी की तरह इस तरह के संकेतों का अनुसरण करना पड़ता तो ये थोड़ा डरावना होता। सौभाग्य से चिमेरा के अग्रिम दल ने गुफा तक जाने के लिए एक रास्ता काट दिया था, इसलिए लोहार को रास्ता खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। वे बीच में एक शिविर स्थल क्यों बना रहे थे जो एक खंडहर के करीब था और एक बहुत ही दिलचस्प पर्यटक आकर्षण नहीं था। यही कारण है कि सेठ ने भी पहली बार रुचि दिखाई थी, क्योंकि इस जगह पर जो कालकोठरी विकसित हुई थी उसमें 50 से अधिक मंजिलें थीं जिनमें 45 से लेकर 80 स्तर तक के जानवर थे। जब तक चिमेरा नहीं आई ये कालकोठरी स्वतंत्र रूप से बढ़ने और बार-बार फूटने में सक्षम थी, जिसने एक बार सुंदर प्रेमी गुफा को गुफाओं और गुफाओं के विशाल नेटवर्क में बदल दिया। अग्रिम दल को इस स्थान पर आए हुए कुछ सप्ताह हो चुके थे, जिसका मतलब था कि यह संभवतः एक निश्चित सीमा तक ठीक हो गया था। गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ के किनारे एक खुला हुआ मुंह था। प्रवेश द्वार के सामने झाड़ियों के बीच किसी ऐसी चीज के खंडहर देखे जा सकते थे जो शायद एक स्मारिका की दुकान रही होगी। सभ्यताओं के अवशेषों में विकसित होने वाले कालकोठरियों के विपरीत इस गुफा में एक प्राकृतिक गुफा की संरचना बनी हुई थी। अनजान घुमक्कड़ यह नहीं सोच सकते कि यह एक राक्षसी व्यक्तिपूर्ण गड्ढा है जो इसमें आने वाले किसी भी व्यक्ति और वस्तु को मार डालने और उसे अपने भोजन के रूप में निगलने पर आमादा है, या ऐसा ही कुछ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अज्ञात अंधेरे में प्रवेश करने से पहले सेठ ने अपने गोलेम शूरवीरों को बाहर निकाला। वे महाकाव्य कवच से सुसज्जित थे और पिछले कुछ हफ्तों में बनाए गए रक्तवर्णी चांदी के हथियारों से लैस थे। सेठ को मन ही मन उन्हें अस्थि शूरवीर कहना पसंद था। उसने आंतरिक रूप से उस नाम का इस्तेमाल किया क्योंकि उसने इन मानव जैसे गोलेम को गैर मानव जैसी हड्डियों से बनाया था। लोहार को बड़े राक्षसों के अधूरे कंकाल मिले थे और उन्होंने उन्हें भागों को तराशने के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि वह अंतराल को भरता था। उन्हें लगभग मानव आकार का बनाने से एक बड़ा फायदा ये हुआ कि वे उसके उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम थे और उसे केवल गोलेम द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले विशाल आइटम बनाने के लिए अनुकूलन नहीं करना पड़ा। ये देखने के लिए एक परीक्षण के रूप में भी दोगुना हो गया कि क्या उसके नए हथियार गोलेम को और अधिक बढ़ने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लेवलिंग गति काफी धीमी थी। गोलेम के पहरेदारों से घिरे सेठ ने अपने पूरे सामान के साथ कालकोठरी में प्रवेश किया। उसके पास सनशर्ट और क्लाउड पैंट का एक उन्नत संस्करण था, साथ ही उसके पास गोल्डन फ्लीस वाइवन क्यूरास भी था। वह शक्तिशाली कवच में एक गायन करने वाला शूरवीर था। समूह में सबसे मजबूत होने के बावजूद सेठ ने गुफा में जीवों की देखभाल करने का काम गोलेम पर छोड़ दिया। वे जिन राक्षसों से मिले वे कालकोठरी के भूमिगत इलाके में फिट हो गए। कालकोठरी की 50 मंजिलें 6 खंडों में विभाजित थीं। कहा जा सकता है कि मंजिल 1-10 में सामान्य गुफा निवासियों के शक्तिशाली संस्करण हैं। विशाल चमगादड़, सांप, बड़े बिच्छू और मकड़ियां, वे सभी 45 से 55 के बीच के स्तर के थे और गोलेम के लिए कोई समस्या नहीं थे। हालांकि कालकोठरी एक प्राकृतिक गुफा की शैली का अनुसरण करती है, लेकिन ये जितना सोचा जा सकता है उससे कहीं कम भूलभुलैया वाली है, खासकर कौशल के साथ। अगर सेठ को कुछ बताना होता तो कालकोठरी की विशेष कठिनाई अंधेरा होता। कई कालकोठरी खुद को रोशन करने और साहसी लोगों को देखने की अनुमति देने के लिए जादू का इस्तेमाल करती थी। इसे एक ने ऐसा नहीं किया। ये दूसरों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है, लेकिन सेठ के लिए नहीं। लोहार ने आर्गस की आंख पहनी थी जिससे उसे अन्य चीजों के अलावा रात में देखने की शक्ति मिली। गोलेम के लिए भी कुछ ऐसा ही सच था। आमतौर पर गोलेम जादू से देखते थे, प्रकाश की तरह हर चीज जादुई आभा दे रही थी। सेठ द्वारा बनाए गए गोलेम नहीं, चूंकि वे एक निर्जीव शरीर में आत्मा रखते थे, इसलिए वे मरे हुए लोगों के करीब थे और उसी तरह देखते थे। वे किसी भी जीवित चीज से निकलने वाली जीवन शक्ति की आभा को देख सकते थे। अंधेरे में गोलेम को अंधा करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। अंधेरे में घात लगाने वाले ज्यादातर शिकारियों की तरह वे छिपने में असमर्थ होने के बाद आसान शिकार बन गए थे। गोलेम ज्यादातर हमलावरों को खतरा बनने से पहले ही रोक लेते थे। वे पहले सेक्शन से तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम थे। गोलेम के पास लव 60 खिलाड़ी के बुनियादी आंकड़े होने और उसके आइटम से लैस होने के कारण केवल बड़े जानवर ही उन्हें धीमा कर सकते थे। एज बाय पब फ्यूचर। इन मंजिलों पर केवल मंजिलों के बीच की सीढ़ियां और बॉस के कमरों को साधारण कालकोठरी से अलग करने वाला गेट ही कालकोठरी को एक साधारण प्राकृतिक गुफा से अलग करता था। ये भी कालकोठरी में रहने वालों के साथ साथ प्राकृतिक गुफा जीव जंतु भी रख सकती थी। छोटे और मध्यम आकार के राक्षसों के साथ खंड 1 और 2 स्तर तक पार्टी को मुश्किल से धीमा कर दिया। 10 से अधिक स्तरों के अंतर और लगभग किसी के साथ साझा करने के लिए नहीं होने के कारण सेठ अच्छी मात्रा में अनुभव अर्जित कर रहा था। उसने आखिरकार लेवल अप नोटिफिकेशन सुना। गोलेम नाइट्स की उसकी टीम ने अभी 20वीं मंजिल के बॉस को मार गिराया था, जो एक तरह का विशाल म्यूटेंट स्पाइडर था। सेठ खुश था कि उसे व्यक्तिगत रूप से इसे झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। टैंकों की अपनी टीम के साथ वह पीछे से आराम से मंत्र डालने में सक्षम था। लोहार वास्तविक छापे से कम और गोलेम की वृद्धि को देखने में व्यस्त था। सांगुइन सिल्वर हथियारों ने गोलेम पर काम किया और वे उच्च आधार आंकड़ों वाले राक्षसों से लड़ने के साथ ही आंकड़े हासिल करने में सक्षम थे। लेकिन सेठ को सिर्फ विशेषताओं में वृद्धि से ही खुशी नहीं हुई, बल्कि उनकी लड़ाई में सुधार से भी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें ज्यादा युद्ध का अनुभव मिला। उनमें से कुछ अपेक्षाकृत नए थे। केवीटी क्वीन में मरे हुए लोगों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किए गए गोलेम के विपरीत। वह बॉस के कमरे में बैठ गया और आराम करने लगा, कुछ खाने पीने लगा। उसे कालकोठरी में घुसे हुए कुछ घंटे हो चुके थे। ये सबसे मजबूत कालकोठरी भी नहीं थी जिसे वह चलाने की योजना बना रहा था और उसने इसके लिए केवल एक दिन आवंटित किया था। अपने कुछ राशन को चढ़कर जाने के बाद वह कालकोठरी की गहराई की ओर बढ़ता रहा। अगले भाग में कठिनाई में थोड़ी वृद्धि हुई। राक्षसों के 75वें स्तर तक पहुंचने पर स्तर में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। हालांकि मध्यम आकार के राक्षस अधिक संख्या में हो गए। इंसान से भी बड़े वैम्पायर बैट, छत से गिरने वाले शैडो बीस्ट या मासूम दिखने वाले पोखर से हमला करने वाले जानवर और भी ज्यादा बुद्धिमान और चालाक हो गए। फिर भी वे गोलेम बल का सामना नहीं कर सके। अंत में शक्तिशाली राक्षसों से भरी 10 मंजिलें नीचे उतरने के बाद उन्हें अपनी पहली बाधा का सामना करना पड़ा। 30वीं मंजिल का बॉस एक विशालकाय राक्षसी कंखजुरा था, या फिर उनकी पहली बाधा क्या हो सकती थी। इससे पहले कि गोलेम या सेठ कुछ कर पाते, पफल्स ने अचानक पालतू जानवरों के स्थान से हमला कर दिया और प्रतिशोध के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कामों ने उसके लिए सब कुछ बोल दिया। कंखजूरे ने बिना बुलाए ही उस पर हमला कर दिया, मानो कंखजूरे का अस्तित्व ही उसके लिए अपमान था। बॉस के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। पफल्स की ताकत अब किसी भी स्तर से बहुत अलग थी और उसने आसानी से कई पैरों वाले दुश्मन को चीर दिया। सेठ केवल हैरानी से देख सकता था। वह क्या था? सेठ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा जब आईबी सर ने फ्लोर बॉस को अलग कर दिया। कुछ नहीं पफल्स, मुझ महान पर अब और सवाल मत करो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, उसने झल्लाते हुए कहा और पालतू स्थान पर लौट गया। एज बाय पब फ्यूचर। कोफाई दानाव तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 488 जुड़वां चट्टानें। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C488 ट्विन रॉक्स पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 488 जुड़वां चट्टानें। पफल्स ने उसके व्यवहार पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अभी भी थोड़ा भ्रमित सेठ ने राक्षसी कंखजुरे के शरीर को लूटने की कोशिश की। उसे उसके कवच के कुछ दुर्लभ टुकड़े मिले जो कवच बनाने के लिए उपयुक्त थे। चूंकि वह अपने साथ कोई शिकारी नहीं ले गया था, इसलिए वह सिस्टम के केवल लूप फंक्शन का उपयोग कर सकता था। एंटीक्लाइमेटिक बॉस लड़ाई के बाद निम्नलिखित मंजिलों में स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। कठिनाई बढ़ गई क्योंकि इन मंजिलों पर जानवरों ने जहर, नींद या पक्षाघात जैसे असामान्य स्थिति के हमलों का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उन प्रभावों के प्रति संवेदनशील एकमात्र व्यक्ति सेठ था और वह पहुंच से बाहर रहा, पार्टी के पीछे से अपना अभ्यास कर रहा था। गोलेम पर केवल कुछ ही स्थिति प्रभाव काम करते थे। एक तो तब हुआ जब एक क्रूर टोड ने उन्हें चिपचिपे कीचड़ से ढक दिया। यह उनकी हरकतों को धीमा करने में कामयाब रहा। दूसरा एक तरह का रोली पॉली जैसा कीट राक्षस था जो उनसे टकराकर उन्हें चेक करने में कामयाब रहा। ये शारीरिक हमले कुछ हद तक गोलेम को प्रभावित करने में सक्षम थे। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि बार्ड उन्हें पीछे से कवर करने में सक्षम था। जब सेठ पृथ्वी और अग्नि मंत्रों का उपयोग कर रहा था तो ओज ऐसा संगीत बजा रहा था जो दुश्मन को कमजोर कर रहा था। पहले के खंडों में दोनों के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टीम की पूरी शक्ति कालकोठरी द्वारा खींची गई थी। प्रत्येक राक्षस के स्तर 70 से ऊपर होने के कारण सेठ का अनुभव गेज जल्दी से भर गया और 35वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद वह फिर से स्तर पर आ गया। गोलेम भी स्थिर नहीं रहे, उनके आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। वे अब सेठ के स्तर के बराबर थे जो अब 65 था। लोहार अपनी प्रगति से काफी खुश था, लेकिन वह जानता था कि उसका स्तर जितना ऊंचा होगा यह उतना आसान नहीं रहेगा। एक तो जाहिर है उसका स्तर जितना ऊंचा होता गया उसे उतना ही अधिक अनुभव की आवश्यकता होती गई। दूसरा कारण यह था कि उच्च स्तरीय कालकोठरी इतनी आम नहीं थी। कई साहसी लोग 70-80 के स्तर पर ही क्यों रुक गए, इसका एक कारण था। उच्च स्तर की सीमा वाले बहुत से कालकोठरी नहीं थे। सामान्य केवल थोड़े उच्च स्तर के राक्षसों को मारते हुए स्तर बढ़ाने के लिए किसी को उनमें से सैकड़ों को मारना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डेल्टा जैसे बड़े शहर में कालकोठरी बुक करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ सेठ कालकोठरी पर और अपने गोलेम के साथ अनुभव पर एकाधिकार कर सकता था। इस तरह वे 40वीं मंजिल पर पहुंचे। विशाल लकड़ी के गेट से प्रवेश करते हुए उन्हें एक बड़ा खुला बॉस रूम नहीं बल्कि संकीर्ण स्थानों से भरी एक गुफा दिखाई दी जो स्टैलेग्माइट्स, स्टैलेक्टाइट्स और प्राकृतिक रूप से निर्मित स्तंभों से भरी हुई थी। ओहो, मैं देख रहा हूं कि कुछ मजबूत और बहादुर योद्धा अपने रक्त की बलि देने आए हैं। उन्होंने एक कर्कश आवाज सुनी। ये पहला संवेदनशील शत्रु था जिसका सामना सेठ को इस कालकोठरी यात्रा के दौरान करना पड़ा। कुकुकु, एक स्वादिष्ट छोटा जादूगर और 4 स्वादिष्ट सूंघना वे जीवित प्राणी नहीं है और मरे हुए भी नहीं। आवाज ने निराशा में निष्कर्ष निकाला। नाटकीय प्रवेश के साथ एक विशाल मैनबैग चौड़े वस्त्र पहने हुए प्रकाश के एक स्तंभ के भीतर दिखाई दिया जो किसी तरह छत से गिर रहा था। ये प्रकाश का पहला स्रोत था जो सेठ को इस कालकोठरी में मिला था और इसका उपयोग स्पॉटलाइट के रूप में किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटे जादूगर और उसकी कठपुतलियां, मैं पिशाच भगवान निगो आपको नमस्कार करता हूं और आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूं। वैम्पायर लॉर्ड, यह विशालकाय बदसूरत चमगादड़ एक पिशाच माना जाता था। लोहार को अभी भी वैलेन याद था, हालांकि वह एक समान विशालकाय और बदसूरत चमगादड़ में बदल गया था, लेकिन उसका मानव रूप सेठ की वैम्पायर लॉर्ड की तस्वीर से बहुत अधिक मेल खाता था। वास्तव में मैं कोई जादूगर नहीं हूं, उसने बॉस को झिड़कते हुए कहा। पिशाच पर प्रयोग करते हुए उन्होंने पाया कि यह 75 स्तर का बॉस था। ओह, लेकिन क्या तुमने यहाँ आने के लिए आग और मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया? तुम जादूगर नहीं तो और क्या हो? चमगादड़ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। मानो उसे एक खास तरह की किक मिली हो। जब साहसी लोगों को निराशा होती है जब उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर हेड ने पूरे समय उन्हें देखा था, लेकिन जब सेठ ने बिना परवाह किए जवाब दिया तो उसे फिर से निराशा हुई। मैं वास्तव में एक लोहार और एक कवि हूँ। क्या तुमने मेरा वीणा नहीं देखा? सेठ ने जानवर को बताया। एक कवि और एक लोहार, चमगादड़ ने कहा और हंसने लगा, यहाँ तक कि वह हंसते हुए अपनी जान पर झुक गया। तुमने मुझे क्यों सुधारा? इतने गर्व से खुद को डबल ट्रैश कह रहे हो? ओफ, उसने हंसते और हाँफते हुए कहा। सेठ की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि बॉस बातूनी लग रहा था, लेकिन लोहार ने बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके वर्गों के प्रति यह उपेक्षा कहां से आई। यह उसका पहला मौका नहीं था, लेकिन चमगादड़ ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसने कालकोठरी में क्या किया और फिर भी जैसे ही उसे उसकी कक्षा का पता चला उसने तुरंत उसे कमाका। वह केवल अपना सिर हिला सका। उसे पकड़ो, उसने ठंडे स्वर में गोलेम शूरवीरों को आदेश दिया। गोलेम ने पिशाच पर हमला कर दिया जो जल्दी से अपनी हंसी से उबरने की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। दूसरी ओर सेठ ने अपना धनुष माइंड रीपर निकाला। साधारण लोहे के तीरों का उपयोग करके उसने पिशाच पर हमला करना शुरू कर दिया जो पागलों की तरह गोलेम और उसके हमलों से बच रहा था। जब लोहे के तीर लगे तब भी उन्होंने बहुत कम वास्तविक नुकसान पहुंचाया, लेकिन लोहार यही चाहता था। वह उसे जल्दी से जल्दी मौत देना चाहता था, वह उसे दर्द देना चाहता था और माइंड रीपर का भयानक दर्द, क्षय, संक्रमण और जहर देने वाला प्रभावित जानवर को शांत करने के लिए एकदम सही था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर तीर जो अटकता था उसके साथ पिशाच की ओर से दर्द भरी चीख निकलती थी, लेकिन 10 बार के बाद भी न तो मन का क्षय हुआ और न ही आत्मा का क्षय हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक सेठ ने अपना धनुष नीचे किया पिशाच चेहरे घावों, चोटों और सटे घावों से ढका हुआ था। गोलेम की तलवारों और गदाओं ने वास्तव में वैम्पायर लॉर्ड पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था जो पहले की तुलना में अपने भव्यता के कारण किसी चित्रे के समान दिख रहा था। उसे पकड़ कर रखो, सेठ ने आदेश दिया और प्रत्येक गोलेम शूरवीर ने पिशाच के एक अंक को पकड़ लिया। पिशाचों में जल्दी से पुनर्जनन होता था, यहाँ तक कि सभी सड़न के बावजूद गोलेम द्वारा तोड़ी गई हड्डियां जल्दी से फिर से जुड़ जाती थीं और ठीक हो जाती थीं। अगर उसे नहीं पकड़ा जाता तो वह भागने में कामयाब हो सकता था। आप अभी भी होश में हैं, है ना? उसने पकड़े गए बॉस से पूछा। उफ, मुझे अभी मार डालो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? चमगादड़ ने मुश्किल से जवाब दिया। अच्छा, तुम होश में और समझदार लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे नए संगीत के लिए श्रोता के रूप में काम करने के लिए एकदम सही हो। मैं तुम्हारे अंदर कवियों और लोहारों के लिए कुछ सम्मान भर दूंगा। सेठ की मुस्कुराहट से पिशाच बॉस कांप उठा। क्या ये सचमुच आवश्यक है? मां टैटजेल ने शर्माते हुए पूछा। मैं इस बात से सहमत हूं कि बल्ले को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन महान मैं भी सोचता हूं कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पफल्स ने टैटजेल से सहमति जताई। तुम दोनों बस अपने कान बंद करो, यह अभी भी अधूरा है, लेकिन मैं एक जीवित विषय पर इसका प्रभाव देखना चाहता हूं। तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें बस सुनना है। सेठ ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का पिशाच पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुझे नहीं पता तुम लोगों के पास क्या है, यह इतना बुरा नहीं है। ओज ने सेठ का समर्थन किया। कवि ने राक्षसी वीणा को पकड़ लिया और उस गीत का प्रारूप बजाना शुरू कर दिया जिस पर बहुत समय काम कर रहा था। अल्पविराम। सेठ को इस बात से थोड़ी परेशानी हुई कि शीर्षक के प्रभाव ने उनके संगीत को ध्वनिक हमले कहा। इससे वह थोड़ा दुखी हो गया। जब उसने पिशाच की लाश लूट ली जिसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था तो उसके गाने की गवाही देने वाली एकमात्र चीज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी गुफा थी। उनके प्रदर्शन के दौरान स्तंभ, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट सभी ढह गए थे। वे अपने पीछे विनाश का ऐसा दृश्य छोड़ गए जिसे देखकर कोई भी स्पीलियोलॉजिस्ट और गुफा खोजकर्ता पछतावे में रो पड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 489। भाइयों, गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C489। भाइयों, एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 489। भाइयों, 40वीं मंजिल के बाद की मंजिलें प्राकृतिक गुफा जैसी दिखने लगी। जमीन चिकनी हो गई और दीवारें ऐसी लगने लगी जैसे किसी ने खुद बनाई हो। यह जरूरी नहीं था कि अंधेरे में कोई तुरंत ही इस अंतर को देख ले, लेकिन इसने सेठ का ध्यान खींचा क्योंकि वह रात की दृष्टि से दिन की तरह साफ देख सकता था। एक साधारण सुरंग से नीचे चलने के बाद वे एक चौड़े कमरे में पहुंचे। ये वास्तव में चिमेरा की रिपोर्ट से अलग था। सेठ को मिली जानकारी के अनुसार आखिरी बॉस रूम और जंगोन के कोर से पहले एक और 10 साधारण मंजिल होनी चाहिए थी। वह केवल इस अंतर को देखकर कंधे उचका सकता था और इसे वैसे ही ले सकता था जैसा वह था।
जंगली कालकोठरियों का बदलना और बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं थी, खासतौर पर पूरी तरह से साफ होने या कालकोठरी से ब्रेक लेने के बाद कालकोठरी के बदलने का मौका था। कमरा एक विस्तृत मंजिल पर था, जिसमें कलात्मक मुद्राओं में संगमरमर की मूर्तियां भरी हुई थीं। हर एक पर एक तेज स्पॉटलाइट की रोशनी थी। सभी में मानवीय आकृतियां थीं, लेकिन उन सभी में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो उन्हें अजीब और अजीब बनाती थीं। एक आंख बहुत बड़ी, एक कोहनी उभरी हुई, या एक कंधा बहुत छोटा। कुछ को परिप्रेक्ष्य में गलती लगती थी। वह जिस जगह खड़ा था, उसके आधार पर वे बेहतरीन शिल्प कौशल के बेहतरीन काम लगते थे, लेकिन जब वह अपनी स्थिति बदलता था तो वे अलग और अनुपात में गलत लगते थे। कुछ लोगों ने किसी भी तरह से इंसान होने की पहचान खो दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस दिशा में देखा गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह अजीब घाटी जैसा एहसास नहीं था, बल्कि यह था कि उनमें से कुछ के पास से गुजरने के बाद वे हिलने लगे। हालांकि लोहार को इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसे वाकई उम्मीद थी कि इस बार वह गलत था। जिस क्षण वे आगे बढ़ने लगे, वह उनकी स्थिति भी देख सकता था। उनकी स्थिति बहुत उपयोगी नहीं थी और इससे उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली कि ये चीजें क्या थीं। इन प्राणियों के खिलाफ लड़ाई थोड़ी कठिन थी, क्योंकि उनके शरीर कठोर पत्थर से बने थे। उनमें शारीरिक क्षति के प्रति उच्च प्रतिरोध था और जाहिर है कि उनसे खून नहीं बहता था। एक तरह से वे गोलेम के रिश्तेदार थे। यह अच्छा था कि उसके गोलेम शूरवीरों में अभी तक अहंकार विकसित नहीं हुआ था, अन्यथा वे अपने भाइयों से लड़ने के बारे में कठिन विचार सोचने लगते। टाज़ेल, मुझे लगता है कि अब आपके चमकने का समय आ गया है। सेठ ने अपने सवार को अपनी नजर में छोटा इमोजी कहा। यह मजेदार था कि कैसे उसका पालतू पफल्स उसका सवार बन गया था और बंद वातावरण में ज्यादातर लड़ाइयों के लिए बहुत बड़ा हो गया था। वाह, धन्यवाद मां, सांप ने प्रेरित होकर कहा। अब तक इसे चमकने का ज्यादा मौका नहीं मिला था, चूंकि यह कभी कभार ही मुकाबले में हिस्सा लेता था, इसलिए इसका स्तर मुश्किल से 13 तक पहुंच पाया था। लोहार को शर्मनाक तरीके से यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने इमुगी के प्रशिक्षण की उपेक्षा की थी। एज बाय ऑफ फ्यूचर, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी उसे इसके लिए दोषी ठहरा सकता है। अचानक कमरे को आइस एज में ढका हुआ देखकर एक जादू जिसे टेज़ेल ने एल्जा से कॉपी किया था, उसे बस ये पता चला कि इमुगी कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। जादू में इसका कौशल पारलौकिक था और यह किसी भी स्तर की सीमाओं से परे बॉस किया होने में पफल से पीछे नहीं था। इसके अलावा स्नेकलेग को बढ़ने के लिए हर स्तर पर बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत थी। अगर वह हर समय उसके साथ शिकार कर रहा होता, तो छोटे स्नैक हॉक को अपने लिए कितना अनुभव होता। फिर उसे खुद को कैसे स्तर पर लाना चाहिए था। अब भी वह केवल इमुगी हिलाया, क्योंकि दुश्मन शारीरिक क्षति के लिए प्रतिरोधी थे और बहुत ज्यादा समय लेने से उसका शेड्यूल खतरे में पड़ जाता। विरोधियों के जम जाने के बाद गोलेम ने उन्हें टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया, जबकि सेठ ने उन्हें तोड़ने के लिए अर्थ स्पाइक मंत्रों का इस्तेमाल किया। टेज़ेल पालतू जानवरों की जगह में वापस आराम कर रहा था। हालांकि यह पहले से ही इस तरह के मंत्र डाल सकता था, लेकिन ये बिना लागत के नहीं था। लेकिन ये लाभ के बिना भी नहीं था। इमुगी सबसे बड़ा योगदान करता था और अनुभव का एक बड़ा हिस्सा हड़प गया, जिसके परिणामस्वरूप वह लव 20 बन गया। लेवल 76 मॉन्स्टर से भरे कमरे से प्राप्त सारा अनुभव इमुगी को 13 से 20 तक 7 लेवल ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त था। सेठ को यकीन था कि अगर वह इसे गोलेम पर छोड़ देता तो उसे एक और लेवल मिल जाता, लेकिन इस पर विलाप करने का कोई फायदा नहीं था। इसमें बहुत समय लग जाता, इसलिए इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। उसके पास एक शेड्यूल था जिसे वह बनाए रखना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसने वास्तव में कुछ खो दिया था, क्योंकि टेज़ेल की वृद्धि भी उसकी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मायने रखती थी। यहाँ से प्रारंभ होकर कालकोठरी की संरचना बदल गई तथा गुफाओं की एक श्रृंखला बन गई जो कभी-कभी दीर्घाओं या बॉल रूम की तरह प्रतीत होती थी, जिसमें गतिशील मुद्राओं में मूर्तियां थीं जो कमरे में पूरी तरह से प्रवेश करते ही हमला करना शुरू कर देती थीं। निराश होकर सेठ ने यह भी पाया कि वे उसके वाइब्रेंट सेट ड्रैगन माइट से प्रतिरक्षित थे, हालांकि उसकी अन्य तैयारी फलदायी थी। गोलेम नाइट्स ने अब सिलिकॉन दुश्मनों को प्रभावी ढंग से कुचलने के लिए सभी गदाओं को सुसज्जित कर लिया था। जब भी टेज़ेल का मन लड़ाई में योगदान देने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो जाता था, तो वह शामिल हो जाता था। दूसरी ओर सेठ को इसका उपयोग करने का अभ्यास था। वह मूर्तियों के अंगों को फंसाने और उन्हें हिलने से रोकने के लिए अर्थ बाइंड का उपयोग करता था। फिर गोलेम उन्हें खत्म कर देते थे। हालांकि वे खास लग रहे थे, लेकिन जैसे ही जीवित मूर्तियों में से जीवन निकल गया, वे साधारण सामग्रियों में बदल गईं, जो किसी भी काम की नहीं थी। सेठ के लिए यह सबसे दिलचस्प हिस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने साधारण मूर्तियों में जान डालने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया हो। सेठ को उनमें आत्मा का एहसास नहीं हुआ, सिद्धांत उनके जैसा ही लग रहा था। इसके अलावा आत्मा की कमी के बावजूद भी ये रचनाएं बहुत ज्यादा अनुभव देती थीं। यह उनके अपने अनुभव से मेल नहीं खाता था, जहां आत्मा अनुभव प्राप्ति का एक बड़ा हिस्सा होती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका स्तर भी बढ़ता गया। आखिरी कमरे में वे लव 0.79 पर पहुंच गए। टेज़ेल के साथ रास्ते में अनुभव साझा करते हुए बाद अभी भी लव 67 पर पहुंच गया था। ये सब गोलेम्स की बदौलत था, जिन्होंने लगभग कोई हिस्सा नहीं लिया। 15-20 ऐसे कमरे पार करने के बाद सेठ ने गिनती करने की जहमत नहीं उठाई। वे आखिरकार बॉस रूम के गेट के सामने आ गए। उसे इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि किस तरह के बॉस या कालकोठरी मास्टर ने इस तरह की मूर्तियों को पैदा करने के लिए यहाँ निवास किया है। बढ़ते स्तरों के अलावा इन गुफाओं की परिष्करण की स्थिति में भी लगातार सुधार हुआ था। बॉस रूम चिकनी टाइलों से ढका हुआ था और जादुई आग से जलते हुए लैंप आसपास के वातावरण को रोशन कर रहे थे। कमरे के बीच में एक ऊंची चट्टान थी। सेठ ने आखिरकार गुफा के बाहर जंग लगे संकेतों पर अजीब आकृति को पहचान लिया। ये लवर्स रॉक था और अब उसे इसका नाम भी समझ में आ गया था। इसके ठीक सामने खड़े होने पर ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग चुंबन कर रहे हों। एज बाय ऑफ फ्यूचर, ढोंग करना बंद करो, कवि ने चट्टान की ओर देखते हुए कहा। लोहार ने तुरंत ही संबंध स्थापित कर लिया था। प्रेमी का बच्चा पिछले कमरों में सभी प्राणियों का नाम था। अब तक जीवित मूर्तियां जो एक निश्चित कोण से अच्छी तरह से गढ़ी गई थी, लेकिन एक बार परिप्रेक्ष्य बदल जाने पर गायब हो गईं। वे एक तरह से इस चट्टान की संरचना की तरह ही थे। लवर्स रॉक को बॉस होना ही था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन आखिरकार दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे को चूमते हुए धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं। चट्टानों के टूटने और पत्थर के टूटने की आवाज के साथ दो आकृतियां पत्थर से अलग होकर उसके सामने आ गईं। ये लंबे मानवों की एक बेदाग जोड़ी थी, जो चमड़े और पत्तियों के आदिम कपड़े पहने हुए थे। प्रत्येक के माथे पर हिरण के सींगों की एक जोड़ी उगी हुई थी। तुमने हमारे बच्चों को मार डाला, महिला ने उदास होकर कहा, लेकिन दोष नहीं दिया। नर उसकी पीठ और कंधे को शांतिपूर्वक सहलाता रहा। क्या तुम हमें भी मारने आए हो? नर ने पूछा। सेठ को उनके शांत व्यवहार और प्रवेश से आश्चर्य हुआ। थोड़ी बहुत बातचीत करने में कोई बुराई नहीं थी। ये निर्भर करता है, क्या आप दोनों कालकोठरी के मालिक हैं? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ और नहीं, हम पृथ्वी और सींग वाले की संतान हैं, नर ने उत्तर दिया और समझाया। हम पत्थर की तरह सो रहे थे जब इस प्राणी ने, जिसे आप कालकोठरी कहते हैं, हमें जगाया। इसने हमसे वादा किया था कि अगर हम इसकी रक्षा करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगा। हालांकि इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। वहां की चीजों को हमारे बच्चे नहीं कहा जा सकता। उसने एक भद्दा चेहरा बनाया। महिला भी उदास दिख रही थी। इसके अलावा हमने तकनीकी रूप से बॉस और मास्टर की भूमिका निभाई है। हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। सींग वाले आदमी ने बात पूरी की। उसने अपनी प्रेमिका का हाथ थामा और वे एक तरफ हट गए। मुझे स्पष्ट था कि वे दोनों इस सौदे के बदले में जो कुछ भी पा रहे थे, उससे काफी नाखुश थे। सेठ ने अपना सिर खुजलाया। उसे क्या करना चाहिए था? जाहिर है कि वे उससे कोर को कुचलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह केवल अनुभव के लिए यहाँ था। उसका कालकोठरी को बंद करने का कोई इरादा नहीं था। अंततः उसने एक निर्णय लिया। उसने अपना ड्रैकोनिक ब्लेड निकाला और कालकोठरी की ओर चल पड़ा। एज बाय ऑफ फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 490। तुम दोनों क्या कर रहे हो? गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C490। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अधिक व्यक्तिगत सामग्री यहाँ पाएं। अधिक व्यक्तिगत सामग्री यहाँ पाएं। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। इसे AI संचालित स्टॉक विश्लेषण टूल से महिला अमीर बन गई। AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण।
अध्याय 490 तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुमने दोनों की बात सुनी, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सौंप दो। उसने कालकोठरी के कोर को धमकाया। यह एक अभ्यास था जो उसने बहुत समय पहले फिन से सीखा था और तब से वह इसमें निपुण हो गया था। उसकी आवाज कर्कश और डरावनी थी जिसमें झूलने की शक्ति थी। उसका पोज अभ्यास किया हुआ और डराने वाला था। धन के फव्वारे की तरह क्रिस्टलीय कालकोठरी कोर ने सोना, चांदी और वस्तुओं को उगलना शुरू कर दिया। दो सींग वाले मानवरूपी उसे आश्चर्य से देखते रहे जबकि वह नीचे झुका और अपनी लूट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सेठ ने तय कर लिया था कि अब वह जो कर सकता था वह करेगा। सबसे पहले वह अपनी लूट को हासिल करेगा। जब उसने कालकोठरी से निकली सारी चीजें इकट्ठी कर लीं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उसे सब कुछ दे रही है, उसे कुछ बार दबाया तो वह प्रेमी युगल की ओर वापस मुड़ा। मुझे आपकी परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुझे वास्तव में परवाह भी नहीं है। आप यहाँ रह सकते हैं या यहाँ से चले जाए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, उन्होंने कहा और जाने के लिए मुड़ गए। किसी और को शायद इन दोनों के बारे में और उनके अतीत से संबंध के बारे में जानने की उत्सुकता रही होगी। जब नर ने बात की तो ऐसा लगा कि वे उर्द के निवासी हैं, शायद उस समय से जब टॉम विलिस ने अपना टावर बनाया था या उससे भी पहले। मुख्य बात यह थी कि सेठ को ये सब आम दिनों में भी दिलचस्प लगता जब वह उग जाता, लेकिन उसके हाथ पहले से ही काम से भरे हुए थे और उसका शेड्यूल भी बहुत टाइट था। वह लंबे समय से कालकोठरी में था। वह करीना के खत्म होने से पहले बाहर निकलकर आराम करना चाहता था। प्रवेश द्वार पर वापस जाने के लिए पोर्टल खोलो। उसने अपने हथियार को कोर पर खड़काया और वापसी संरचना खुल गई। कालकोठरी मास्टर और बॉस पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद। अल्पविराम, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सेठ ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। दंपति ने टेलीपोर्टेशन के जरिए उसका पीछा करने का फैसला किया था। उस समय तक तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर दो बॉस स्तरीय मानवरूपी जिनके शरीर पर बमुश्किल एक कपड़ा था, जंगल में उसका पीछा करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह चलता तो चलता, जब वह रुकता तो रुकता और चुपचाप अपने सिर के पीछे छेदों को देखता रहता। सेठ शक्तिशाली सहयोगियों को इकट्ठा करते समय नहीं कहने वाला आखिरी व्यक्ति था, लेकिन एक समस्या थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। लोहार इन दोनों के साथ सहज नहीं था। उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था और उन पर भरोसा करने का कोई कारण भी नहीं था। वह सिर्फ उन सभी बदमाशों को इकट्ठा करके आपदा को आमंत्रित नहीं करना चाहता था जो थोड़े शक्तिशाली थे। इसके अलावा इन दोनों का इतिहास भी प्राचीन काल में से था, इससे पहले कि उर्द से जादू गायब हो जाए। वह जितना जिज्ञासु था, वह पॉप संस्कृति का एक पढ़ा लिखा आनंद लेने वाले के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति से नहीं लड़ सकता था। अगर उसे उनके अतीत के बारे में पता चला तो एक मौका था कि वह उनकी कहानी में खींचा जाएगा और कुछ हो सकता है। सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इस बात की भी काफी संभावना थी कि उनकी अंतर्प्रज्ञा महज आधार ही अफवाहें नहीं थी। एक झिझक भरी चुप्पी के बाद नर बोला, अगर हमारी मौजूदगी से आपको परेशानी हो रही है तो मुझे खेद है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितनी देर सोए। क्या आप हमें अगली बस्ती तक अपने साथ चलने की अनुमति देंगे? उसने पूछा। सेठ ने दोनों को घूरकर देखा और सोचा कि वे आक्रामक या घमंडी नहीं लग रहे थे, जबकि उनमें ऐसा करने की ताकत थी। हालांकि यह एक खोज के लिए एक टाइम बम था, शायद वह उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में साथ ले जा सकता था और नेस्कॉर्न के शहर में उन्हें बदनाम कर सकता था। नास्कॉर्न भी एक पुराना देवता था, शायद वह इन दोनों या उनके जैसे लोगों के बारे में जानता था। उन्हें लक्ष्यहीन रूप से इधर-उधर भागने और शायद कुछ आपदा का कारण बनने के बजाय उन्हें समान इतिहास वाले किसी व्यक्ति के पास ले जाना वास्तव में एक अच्छा विचार हो सकता है। पफल्स, क्या आपको उन दोनों से कोई वाइब्स मिलता है? ध्यान देने लायक कुछ? महान मुझसे ज्ञान मांगते हुए आपने सही कदम उठाया। कुछ भी नहीं है, कम से कम चिंताजनक तो कुछ भी नहीं है। उनमें थोड़ी सी दिव्यता की गंध है, लेकिन बस इतना ही। उनकी तुलना महान मुझसे नहीं की जा सकती। टाज़ेल, अरे आप जूनियर से क्यों पूछ रहे हैं जब महान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बस सुनिश्चित कर रहा हूं। टैज़ेल, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? मुझे यकीन नहीं है। मैं समझा नहीं सकता कि क्यों, लेकिन मुझे यकीन है कि वे शक्तिशाली जादू करते हैं। बस इतना ही, माँ। दोनों से पुनः पूछताछ करने के बाद ही कवि ने अपना निर्णय लिया। ठीक है, आप अगली बस्ती तक मेरे अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसमें कुछ दिन लगेंगे, उसने आखिरकार आह भरते हुए कहा। एक अभियान, महिला ने आखिरकार चमकती आंखों से कहा। क्या इसका मतलब है कि आप दुनिया की खोज करने जा रहे हैं? उसने उत्साह से पूछा। सेठ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। वर्तमान दुनिया ऐसी स्थिति में नहीं है कि लोग बस इधर-उधर घूमकर इसकी खोज करते रहें। हम स्थिर विनिमय को फिर से स्थापित करने के लिए एक व्यापार मार्ग को सुरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने समझाया जब वे उस रास्ते पर चल रहे थे जिस पर चिमेरा ने वापस टूटे हुए राजमार्ग की ओर कदम बढ़ाया था। सेठ को दूर से ही हैंगिंग ट्री दिखाई दे रहा था। हालांकि यह असली हैंगिंग ट्री से बहुत छोटा था, फिर भी यह इस जगह की दूसरी वनस्पतियों से बहुत ऊंचा था। सेठ के 1 साल के होने के मात्र एक दिन में ही करीना ने कैंपिंग साइट पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा दिया था। शाखा का चौड़ा मुकुट कम से कम 50 मीटर की परिधि में फैला हुआ था। दोनों ने बड़ी आंखों से उस शक्तिशाली पेड़ को देखा जब सेठ उन्हें उस शिविर की ओर ले जा रहा था जो अब उसकी छाया में था। अचानक एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। अरे रुको, तुम्हें इन लोगों को उस पेड़ से दूर जाने के लिए कहना होगा। ये खतरनाक है, महिला ने उसे आवाज दी। वह बेतहाशा उस विशाल पेड़ की ओर इशारा कर रही थी और पुरुष उसके दावे का समर्थन करने के लिए गंभीरता से सिर हिला रहा था। ओह, तुम्हें कैसे पता चला? सेठ ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। अब उनके हैरान होने की बारी थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि हम जानते हैं कि यह पेड़ कितना खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि हम इसे उगा रहे हैं। सेठ ने लापरवाही से उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अहंकार, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे अस्तित्व को नियंत्रित कर सकते हो? इस बार पुरुष ने कहा। इस पर पूरा नियंत्रण मैं जरूरी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसका ड्रॉइड मेरे पक्ष में है। ड्रॉइड क्या है? दोनों प्राचीन प्राणियों ने एक साथ पूछा। आप ड्राइड्स के बारे में नहीं जानते। आप जानते हैं आत्माएं या पेड़ से पैदा होना, एक तरह का मानवीकरण। ओह, मैं वास्तव में ड्राइड्स की पौराणिक कथाओं के बारे में नहीं जानता, लेकिन बस इतना ही। हमारे समय में ऐसा कुछ कभी अस्तित्व में नहीं था और ये ड्रॉइड पेड़ को नियंत्रित कर सकता है, नर ने आश्वस्त होकर कहा। चूंकि वह तकनीकी रूप से पेड़ है, हाँ, पुरुष ने उत्तर दिया। कितना दिलचस्प है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वह वहाँ है ना, चलो चलें। महिला ने बातचीत को बीच में ही रोक दिया और आगे बढ़ गई। सेठ उसे ठीक से समझ नहीं पाया, उसका साथी भी असमंजस में उसकी ओर देख रहा था। एक पल में उसने उसे हताश होकर चेतावनी दी और अगले ही पल उसने बस उस पर विश्वास कर लिया और सारी सावधानी हवा में उड़ा दी। नहीं, लोहार और सींग वाले नर ने अपने प्रेमी का पीछा करते हुए शिविर तक का पूरा रास्ता तय किया। मौजूद तीन और ओथगॉड के सदस्य दो लंबे मानव जैसे मालिकों को देखकर हैरान रह गए, जो अचानक अपने टावर मास्टर के साथ शिविर में घुस आए। कवि ने भयभीत और भ्रमित नजरों का सामना आत्मविश्वास भरी मुस्कान से किया। चिंता मत करो दोस्तों, मैंने थोड़ी और मदद जुटा ली है। दोनों शांत हैं और नेस्कॉर्न शहर की हमारी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने अभियान के सदस्यों को शांत किया। ये दोनों हैं। सेठ रुक गया क्योंकि वह अभी तक उनके नाम नहीं जानता था। उसने उस पुरुष की ओर देखा जो अपनी प्रेमिका पर राज कर रहा था। हालांकि महिला करीना की तलाश में जाना चाहती थी, लेकिन जब उसे स्थिति का एहसास हुआ तो वह रुक गई। उसने नाटकीय अंदाज में अपना गला साफ किया। मैं ऊना हूं, उसने कहा, और मैं टियरलाच हूं, उन्होंने कहा। हम सींग वाले के लोग हैं। दोनों ने अपनी बात समाप्त की जैसे अभियान के सदस्यों को पता हो कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई जिसे सेठ ने तुरंत भंग कर दिया। बहुत बढ़िया, मैं सेठ हूं और ये मिनास मार के लोग हैं। चलो साथ में यात्रा करते हुए शांतिपूर्ण समय बिताते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोफाई दानाब तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।